हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं संविधान के टेस्ट नंबर। और ठीक है, इससे पहले क्या है, शॉर्ट टेस्ट हम लोग कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। आप नोट भी करते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में आप लोग को अगर कुछ भी मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, यानी 1935 में और क्या क्या शामिल हैं। तो अब आइए और समझते हैं इसको। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। ये बात हो रही है ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के बारे में, यानी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। अब सेकंड पे है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। बात समझ में आई फ्रेंड? यहाँ पे ब्रिटिश भारत गवर्नर जनरल 1861 की बात हो रही है और यहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 जो कि आपके 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। यानी जो ये आर्टिकल है 123 किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से। क्लियर बात? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो भी चलिए यहाँ पे सत्य नहीं है ये बताना आपको। पहला है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। नंबर 2 है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए हुए कोड से सही का चयन कीजिए। अब सोचिए इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा। वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अब आइए इसको समझते हैं थोड़ा। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ओके, संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। यानी जो संविधान सभा थी उसने अनेक समितियों का गठन किया था। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ओके, ऑप्शन बी है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक यानी फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन सी कहता है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन डी है सभी सत्य है। अब आप बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्यों और कैसे, आइए समझते हैं। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय
प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। ये बात क्लियर हुई। इससे कुछ विद्वानों यानी भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोई भी राज्य यानी कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? समझ रहे हैं आप परिसंघीय का मतलब क्या होता है? चलिए, ऑप्शन ए है संविधान लिखित और अनम्य है। ऑप्शन बी है न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ऑप्शन डी कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, या तो हमें परिसंघीय का मतलब मालूम हो तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ओके, अब आइए समझते इसको। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, इस संविधान द्वारा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उसे राज्य को संघीय राज्य कहा जाएगा। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया। तो अब मालूम हुआ परिसंघीय किसे कहते हैं। ये भी बात नोट होनी चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 के मुकदमे भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? क्वेश्चन समझिए। मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 के मुकदमे भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? यह है क्वेश्चन। ऑप्शन ए कह रहा है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ऑप्शन बी कह रहा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी कह रहा है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन डी कह रहा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्यों? अब आइए समझते इसको। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोहराजन 1951 के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। ओके, इसमें अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 जोड़ा गया और सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया। अब ये बात क्लियर हुई, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके पास टाइम है अगर आप नोट कर रहे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? पहला बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बी है अयंगर समिति। ऑप्शन सी है सोड़ सिंह समिति। ऑप्शन डी है ठक्कर समिति। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। मूल कर्तव्य शामिल किया गया, तब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सोड़ सिंह समिति। अब मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया था? ओके, तो ये आपके रूस से लिया गया था। ओके, चलिए अब आइए समझते इसको। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 जोड़कर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है,
जो कि सोल सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। बात क्लियर हुई। भाग 4 का जो अनुच्छेद 51 ए लिया कहां से गया? रूस से। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है, अधिकार व्यक्तिगत है। ऑप्शन सी कह रहा है नागरिक के व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी कह रहा है राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। अभी 4 ऑप्शन है। अब सोचिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। अधिकार और कर्तव्य ये दोनों अलग हैं। अब आइए समझते इसको। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के 2 चरण है, ठीक है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्मा विकास का आधार निर्मित करते हैं। ये बात क्लियर हुई। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है। बात क्लियर। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। चलिए नोट करना चाहे आप नोट कर लीजिए या फिर इसका आंसर नोट कर लीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। किसके? मौलिक कर्तव्यों के संबंध की बात हो रही है यहाँ पे। अब आइए समझते इसको। मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ऑप्शन बी, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऑप्शन सी, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ऑप्शन डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। चलिए अब यहां बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ये सही नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर
विधि बना सकती है। नंबर 2, साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है। ठीक है, तो राज्यसभा नहीं बनाती, विधि कौन बनाती है? संसद। क्लियर हुई? अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। पहला है संविधान के प्रावधानों से, दूसरा है नियोजन प्रक्रिया से, तीसरा है राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, चौथा है हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी चारों। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। अब आइए समझते इसको। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है। दूसरा, व्यवहारों में ये देखने में आया कि केंद्र और राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक है। क्लियर बात? भाग 11 एवं भाग 12 में किया गया है क्या? केंद्र और राज्यों के मध्य के बारे में। क्लियर बात? अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। पहला है संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा है परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीसरा है न्यायिक व्याख्याओं पर, चौथा है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना फ्रेंड। चलिए, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी चारों। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, चौथा होगा आपके बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। अब आइए समझते इसको। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, यानी जिसे कहते हैं यंत्र विन्यास है। यह बात क्लियर हुई? समझ गए? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? पहला है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। ऑप्शन बी है संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम है। ऑप्शन सी है सभी पंचायतों का कार्यालय 5 वर्ष निर्धारित होगा, यहाँ पे कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष निर्धारित होगा। ऑप्शन डी है एक पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये पंचायत से नहीं है। ठीक है, ये किससे? आपके नगर पालिका से है। अब आइए समझते इसको। संविधान का 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंचायत का 73वां संविधान संशोधन सम्मिलित है। ओके फ्रेंड, क्लियर बात? सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।